नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 18 नवंबर है और आज की क्लास में 18 नवंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेक्शन से जुड़ जाइए, सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करती हूँ तो उस दौरान कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर रही होती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जब भी आप क्लास करिए, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें। उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है उनको भी नोट डाउन करिए। उनको ना सिर्फ नोट डाउन करिए बल्कि रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप सभी लोग सेशन से जुड़िए। और हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और मॉर्निंग में हम जैसा कि 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं और बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करते हैं वो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने क्लास में सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये देखिए, तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका नाम है सी विजिल, और 2022 में ये जो अभी आयोजित किया गया, जो संपन्न हुआ है ये अभ्यास, जो कि पैन इंडिया अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर पे चलूंगी। और करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि तीसरा संस्करण भी संपन्न हुआ अभी हाल ही में, सी विजिल 2022, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, एक पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास है जो भारत की समुद्री तटीय सीमा है उनको सुरक्षा देने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। तो अभी हाल ही में देखा जाए पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो 2022 में जो सी विजिल का जो अभ्यास किया गया है, तटीय रक्षा अभ्यास, ये क्या है, तीसरा संस्करण है, ठीक है। इसमें देखा जाए इस अभ्यास की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी 2018 में किया गया था। स्पेशली देखा जाए जो 26/11 की जो घटना हुई थी, मुंबई अटैक, ठीक है, जहां से देखा जाए आतंकवादी जो समुद्री क्षेत्र से भारत की सीमा में प्रवेश किए थे, उसके बाद से ही समुद्री जो समुद्री राज्य हैं, जो समुद्र तटीय जो राज्य हैं, उनकी सीमा की सुरक्षा करने के लिए इस तरह के अभ्यास की परिकल्पना की गई। उसी में से ये अभ्यास जो कि सी विजिल अभ्यास उसमें से एक है। तो इसमें से देखा जाए जो विभिन्न हितधारकों के बीच में समन्वय में सुधार करके भारत की तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए 2018 में एक्सरसाइज सी विजिल की परिकल्पना की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय क्षेत्र है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस अभ्यास की शुरुआत की गई, ठीक है। इसमें देखा जाए यह बड़े ट्रोपेक्स अभ्यास की दिशा में, ध्यान रखिएगा, एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है ट्रोपेक्स अभ्यास। ट्रोपेक्स अभ्यास की दिशा में एक बड़े बिल्डअप है जिसे भारतीय नौसेना हर 2 साल में आयोजित करती है। तो ये ट्रोपेक्स अभ्यास है जिसका भारतीय नौसेना के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास को हर 2 साल में किया जाता है। उसी की दिशा में ये एक तरीके से बिल्डअप अभ्यास है, उसको मजबूत करने की दिशा में यह अभ्यास है, ठीक है, विजिल जो किया गया है, सी विजिल अभ्यास। ये देखा जाए यह अभ्यास पूरे 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास में देखा जाए कौन कौन लोगों ने भाग लिया या कौन कौन के सेना प्रमुख ने भाग लिया, तो यहाँ पे जो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्र एजेंसियों की संपत्तियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा संस्करण था सी विजिल का, जो अभी इस वर्ष आयोजित किया गया है 2022 का। और सी विजिल क्या है दोस्तों, यानी कि अपनी तटीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए नौसेना के द्वारा और उसकी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किया गया अभ्यास ही क्या है, सी विजिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार लागू किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बहुत से लोग जानते होंगे पेशा कानून है क्या, 1996 में जो आया था, पंचायत एक्सेशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसका विस्तार करना कहां पे, अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है। इस कानून को 1996 में लाया गया था और अभी हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने इस कानून को अपने राज्य में लागू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पास करें और करेक्ट आंसर दें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए है, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने बात किया पेसा के बारे में, थोड़ा इसको देख लेते क्या है ये 1996। ठीक है, पेसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996, जिस कानून को 1996 में लाया गया था, जिसे 24 दिसंबर को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें इस कानून के बारे में, तो दोस्तों उसके पहले हमें यह जानना, जो पंचायती राज्य व्यवस्था थी जिसको संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इस संवैधानिक संशोधन यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान लाया गया था। लेकिन आगे चल करके ये महसूस किया गया, क्योंकि पंचायती राज्य व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थे, वहां पे ये महसूस किया गया कि इसके तहत जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान उन अनुसूचित क्षेत्र, विशेष करके जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने या फिर आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रख के बनाया गया। यानी कि जो प्रावधान दिए गए थे वो प्रावधान किसी भी तरह से आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे संसद ने 1996 में पेसा एक्ट लेके आया गया, पेसा एक्ट को पारित किया, जिसे कि 24वें संविधान 24 दिसंबर 1996 में जिसे लागू किया गया था, जो कि आदिवासी क्षेत्र में पंचायती राज्य व्यवस्था के प्रावधानों का भी क्या कर रही है, विस्तार कर रही है, उसे लागू कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपने राज्य में लागू किया है। यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति गौरव दिवस, जो कि कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 नवंबर को। ठीक है, बिरसा मुंडा की जो जयंती पर 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस। और इसी कार्यक्रम में शहडोल में, ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में शहडोल है, वहां से मध्य प्रदेश में पेसा कानून की नियमावली को जारी किया। ठीक है, और इसके साथ ही जैसा यही मध्य प्रदेश राज्य ने पेसा कानून को लागू किया अपने राज्य में, इसके साथ ही यह देश का 7वां राज्य बन गया पेसा कानून को लागू करने वाला। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें जो कि 1996 में आया था, ये पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जो संविधान के भाग 9 है, जिसमें कि पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज्य से संबंधित जो कानून, जो प्रावधान दिया गया, उन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए ये अधिनियम क्या करता है, अधिनियमित करता है। इस उद्देश्य, इसका देखा जाए, इस अधिनियम का उद्देश्य देखा जाए तो ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उनके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का एक तरीके से प्रबंधन करने के लिए ये जो ग्राम सभाएं गठित की गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत, उनको एक विशेष अधिकार देता है, एक विशेष शक्ति देता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सके, प्रबंधन कर सके, और ये जो आदिवासी आबादी है उनका शोषण होने से बचा सके। ये अधिनियम उन्हें ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ओलंपिक संघ, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उसके एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैरी कॉम। ठीक है, एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। जैसे आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये देखा जाए, ये ओलंपिक जो पदक विजेता है, ओलंपिक गेमों में इन्होंने कई पदक जीते हैं, और मैरी कॉम जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और इसी के साथ साथ जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो एथलीट आयोग, जिसका अध्यक्ष एमसी मैरी कॉम को चुना गया है, तो यहाँ पे उपाध्यक्ष भी चुना गया है किसे भाई, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को इस निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इस निकाय की बात करें तो इस निकाय को क्या क्या कार्य होते हैं इस निकाय के, तो ये जो इंडियन ओलंपिक जो काउंसिल है,
जो संघ है, जो आयोग है, वो एथलीट आयोग की जिम्मेदारियां ओलंपिक मूवमेंट्स निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना इस ये आयोग का कार्य है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का नाम ओलंपिक पद विजेता कौन है भाई, ये जो मैरी कॉम है, एमसी मैरी कॉम, उनको भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, एथलीट आयोग का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार, उर्जित पटेल, एन.के. सिंह या फिर अरविंद विरमानी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, अरविंद विरमानी को, ठीक है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने देखा जाए अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इनके बारे में देखा जाए तो अरविंद विरमानी जो कि वर्ष 2007 से 9 के बीच में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक संगठन, ठीक है, नीति संगठन जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के ये संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, जो की बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले हम लोगों ने योजना आयोग के बारे में पढ़ाई होगा। योजना आयोग जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती थी। ठीक है, योजना आयोग जिसको 15 मार्च 1950 में बनाया गया था। ठीक है, जब यहाँ पे नई सरकार बनी थी 2014 में, तो उसके बाद से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पे नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग की दोस्तों बात करें जो कि योजना आयोग के स्थान पे आई थी, ये प्रमुख रूप से भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो स्वयं जो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य 3 है, इसमें कौन कौन है, डॉक्टर वी.के. सारस्वत, ठीक है, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वी.के. पाल, जो है ये 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। चलिए, मैंने अध्यक्ष की बात किया कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप मुझे बताएंगे वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए नीति आयोग के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को पॉज करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका और भारतीय सेना के बीच में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज की जाती है, जो कि वर्तमान 2022 में जो अभ्यास हुआ है वो 18वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए कि अभ्यास किसका नाम है, युद्ध अभ्यास 2022, जिसका 18वां संस्करण इसी नवंबर 2022 में होने वाला है, जो कि किसके बीच, भारत और अमेरिकी संयुक्त सेनाओं के बीच में। ठीक है, अमेरिका और भारत की सेना के बीच में होने वाला है युद्ध अभ्यास। कहां पे दोस्तों, तो उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास से देखा जाए जो दोनों देश की सेना है उनके बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, एक तरीके से इस अभ्यास का उद्देश्य है। और इस अभ्यास में देखा जाए तो 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2री ब्रिगेड के अमेरिकी सेना के जवान और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान हिस्सा लेंगे। चूंकि 18वां संस्करण वर्ष 2022 में तो यहाँ पे जो इस अभ्यास जिसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी 2004 में, ठीक है, तो 2004 में इस अभ्यास की युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2004 में शुरू किया गया था। और अमेरिका आर्मी का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत इस अभ्यास का जो है शुरुआत किया गया था। चूंकि हमने बात किया 2022 में 18वां संस्करण हो रहा है, तो इसके वर्ष यानी कि 2021 में 17वां संस्करण हुआ था, जो कि कहां पे हुआ था, तो पिछले वर्ष अक्टूबर में 2021 में संयुक्त बेस, ठीक है, एलमडॉर्फ रिचर्डसन, जो कि अलास्का में है, अलास्का यूएसए का भाग है, इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 17वां संस्करण जो हुआ था 2021 में अलास्का में हुआ था, 22वां उत्तराखंड के ओली में होने जा रहा है। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुए अभ्यास के बारे में जिसका नाम युद्धाभ्यास, कुछ अन्य भी अभ्यास किए जाते हैं भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है एक्सरसाइज
टाइगर ट्राम्प, जिसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बात किया था। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्राम्प जो है वो अमेरिका और भारत के बीच के सेनाओं के बीच में होता है। दूसरा देखा जाए वज्र प्रहार, ठीक है। तीसरा कोप इंडिया, जो कि भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में होता है। रेड फ्लैग देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी भारत ने भाग लिया था, जो कि एक बहुत अच्छी हवाई अभ्यास है, ठीक है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही सुना मालाबार अभ्यास जो कि हुआ है, जो कि कितने 4 देशों के बीच में, जिसमें भारत भी था, अमेरिका भी था, जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया था, और ये चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास है। चलिए बताइए अभी जो मालाबार अभ्यास हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 कहां आयोजित की गई, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, यूएई के अबू धाबी में पहली विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये देखा जाए पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। और इसको देखिए, इस पूरे जो आयोजन, ये जो कांग्रेस हुई थी, इसको संबोधित भारत की तरफ से किसने किया, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं, जिनका नाम है श्री अपूर्व चंद्रा, इन्होंने पहले विश्व मीडिया कांग्रेस को संबोधित किया। चूंकि हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की, यानी कि अबू धाबी जो कि किसकी कैपिटल है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। स्क्रीन पे आप उसका मैप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको अबू धाबी देखने को मिल रहा है, ठीक है, माफ करिएगा यूएई देखने को मिल रहा है, और जिसका कैपिटल यहाँ पे क्या है दोस्तों, अबू धाबी, ठीक है, यूएई। यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो यहाँ पे जो यूएई की जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है, एक तो आपका कतर, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ओमान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समुद्रिक सीमा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पर्सियन गल्फ, और इधर आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसी में ये जो है आपका ओशन, ये है ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये इसकी सीमा है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट जल संधि, जल 2 जलों की संधि। तो जल संधि होती, जो स्ट्रेट होते हैं वो 2 जलों को जोड़ते हैं और 2 भौगोलिक सीमा को अलग करते हैं। तो 2 जलों को कौन जोड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ा है, और 2 भौगोलिक सीमा किसको अलग कर रहा है, तो ईरान को ओमान से अलग कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोस्तों तेल जल संधि भी कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो आपको पूरा क्षेत्र देख रहा है, यहाँ पे जो है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो तेल संसाधन बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जो एशिया में जो तेल आयात किया जाता है उसकी जो शिप जाती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाती है। बहुत ही व्यस्तम जल संधि है, और यहाँ पे जो है तेल की जो जहाजें हैं वो बहुत ज्यादा जाती है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट जो है ऑयल स्ट्रेट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्ट्रेट को ऑयल स्ट्रेट कहते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहते हैं। चूंकि बात कर रहे हैं हम संयुक्त अरब अमीरात की, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, और इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहान जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वही प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैपिंग करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित डैमिंग पुरस्कार या डैमिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एल गणेश, ठीक है, एल गणेश को डैमिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए ये राणे समूह के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये जिनका नाम है एल गणेश, इनको हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है डैमिंग पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। उन्हें देखा जाए ये जो उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने जिस क्षेत्र में योगदान दिया है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रसार और प्रचार में जो उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है उसके लिए सम्मानित किया गया है। एन गणेश अपने योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, ध्यान रखिएगा, तीसरे भारतीय हैं और विश्व स्तर पे देखा जाए तो ये 5वें व्यक्ति हैं। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 1951 में किया गया था, डैमिंग पुरस्कार का, और ये एक वार्षिक पुरस्कार है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये उन संगठनों को दिया जाता है, उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने प्रबंधन, दर्शन, क्षेत्र, व्यवसाय स्तर और प्रबंधन माहौल में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लागू किया है, तो उन्हें दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा तीसरे भारतीय बने हैं ये एल गणेश, जिनको दिया गया है डैमिंग पुरस्कार, ठीक है। आइए
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मध्य प्रदेश राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। और ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन में जो भाग लिया गया वो देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने भी भाग लिया इसमें। और इस सम्मेलन में देखा जाए और भी किसने किसने भाग लिया, तो इस सम्मेलन में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के करीब 15,000 महिलाओं ने भाग लिया। और इसमें देखा जाए एक तरीके से उन्होंने आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। किन्होंने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कहां जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन हुआ है और इसका उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में किया गया। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो उद्घाटन दोस्तों किया गया है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। 15 नवंबर 2022 को किया है, हैदराबाद में किया, जो कि हैदराबाद में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम जिसका नाम है जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, हैदराबाद में किया गया। और यह किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जो कि कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इस सम्मेलन को इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमेट्रिक्स के द्वारा जो है आयोजित किया गया। ठीक है, तो मेनली आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है, जो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद किसकी कैपिटल है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस सम्मेलन में देखा जाए तो कितने लोगों ने भाग लिया? तो इस सम्मेलन में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे 500 संगठनों के लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवजात देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, तो ये सप्ताह मनाया गया है नवजात देखभाल सप्ताह, जो कि प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है कब से कब तक मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, 15 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में। चूंकि अभी ये सप्ताह जो चल रहा है ये नवजात देखभाल सप्ताह चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया जाता है देश में प्रत्येक वर्ष किया जाता है कौन से सप्ताह का? तो नवजात देखभाल सप्ताह, जो कि 15 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में किया जाता है। इस सप्ताह को मनाए जाने का उद्देश्य है, जब भी कोई हम दिवस मनाते हैं दोस्तों तो उसके मनाए जाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसी तरीके से सप्ताह को जो मनाए जाने का उद्देश्य देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो इसका मतलब जो नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए जब वो 1 महीने के अंदर तक का जो नवजात, उन्हीं को नवजात शिशु कहते हैं, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो उसकी देखभाल के लिए, उसकी देखभाल किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस वर्ष अगर हम इस सप्ताह की थीम देखें नवजात सप्ताह की, तो वो है होम केयर ऑफ न्यू बर्ड इन अर्बन एरिया। ठीक है, ये इस वर्ष इसकी थीम थी। और अगर हम भारत में शिशु मृत्यु दर की बात करें, जो नवजात मृत्यु दर है वो 1000 जीवित जन्मों पर 20 है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। नवजात की अवधि दोस्तों क्या होती है? तो जीवन के पहले 28 दिन, तो जब बच्चा जब पैदा होता है, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके 28 दिनों के बच्चे को नवजात कहा जाता है और उसे जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण अवधि। और ये समय जो 28 दिन तक के बच्चे होते हैं उनका समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनका विशेष देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 10 MCQs जिसके दौरान हमने कुछ क्वेश्चन भी पूछा। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द डे की बात करें दोस्तों तो आज के डेट में हमारा पहला फैक्ट है कि प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी थे जिनको प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, गौरव द्विवेदी। सत्यजीत रे
लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? कार्लोस सोरा को। ठीक है, कार्लोस सोरा को सम्मानित किया जाएगा। साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है एशियाई एयर गन चैंपियनशिप और इसमें देखा जाए जो शिवी नरवाल है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप आयोजित की गई साउथ कोरिया में और यहाँ पे जो शिवी नरवाल है उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे देखिए अभी जो पहला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहला टेनिस बिली जिम किंग कप जीता है किसने? स्विट्जरलैंड ने। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने अपना पहला टेनिस बिली जिम किंग कप जीता है। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है किसे? विवेक जोशी। ठीक है, तो विवेक जोशी। तो आप मुझे बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इस समय गवर्नर है वो कौन है और उनका क्रम कौन सा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी देखा जाए कि रिजर्व बैंक काफी चर्चा में भी है और केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया विवेक जोशी को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने 10 एमसीक्यूज देखे, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे देखे। देखिए जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है थोड़ा सा समझाने वाली वो मैं समझाती हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि इससे फैक्ट्स आएगा उसको मैं जल्दी से आपको उतने तक ही, क्योंकि आपके लिए टाइम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करा, तो जितना ज्यादा आपके पास समय होगा उतना ही ज्यादा आप चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट पेपर लगाते रहिए दोस्तों, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक तरीके से गीता की तरह अपने हाथ में रखा करिए। ठीक है, तब जाकर के आपकी चीजें होंगी। बाकी टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन है, कहां से आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हम लोगों से और बाकी सेल्फ नोट्स बनाइए, की नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। बस यही एक आपका मूल मंत्र है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।